नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे चैनल पे जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, जो 12th साइंस में इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे, वो बच्चे काफ़ी टाइम से कमेंट करके डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे लिए भी कुछ आप प्रैक्टिस सेशंस लाइए। तो इस बार हमारा जो चैनल का एक पैटर्न चल रहा है बोर्ड के बाहुबली, उसी सीरीज के अंतर्गत हम आपको आज केमिस्ट्री का जो भी तुम्हारा पोर्शन है वो पोर्शन के एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं शुभम पाठक सर को, जो काफी साल से पढ़ा रहे हैं और काफी सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं केमिस्ट्री के। तो ये सर आपको टोटल 10 पेपर कराएंगे केमिस्ट्री के, और उसके अंदर आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए वो आपको सॉर्ट आउट कराएंगे। तो ये शुभम पाठक सर है। सर अब हम क्या करने वाले हैं टोटल? तो बेसिकली सर हम लोग टोटल 10 पेपर डिस्कस करेंगे बोर्ड्स के पहले तक, जिसका फायदा बेसिक लेवल से लेके गुड सेट लेवल तक पूरी तरीके से कवर होगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से लेके जो गुड सेट में थोड़े हार्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूरे कवर होंगे। तो यानी ये गुजरात बोर्ड के लिए तो सोने पे सुहागा है ही है। सीबीएसई वालों को भी इसमें बहुत फायदा होने वाला है। मतलब जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं वो भी उसको देख सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई भी मीडियम देख सकता है। ठीक है, तो तेलुगु मलयालम कोई भी मीडियम देख सकता है। क्वेश्चंस का सिर्फ लैंग्वेज बदला है, कॉन्सेप्ट तो आपको वही सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप टोटल 10 पेपर आपको सिर्फ देखना है। आप डेफिनेटली सर ये बच्चा अगर ये 10 पेपर्स देख लेगा बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो उसको 50 आउट ऑफ 50 तक का स्कोर कर सकते, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके सर, तो आप इतनी रखना है, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करें उसको पैरेलली नोटबुक में सॉल्व करते रहना है। जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम लोग आने वाले सेशंस में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ सर को सपोर्ट करना है और जब भी उनका सेशन लगे तब आपको सिर्फ देखने के लिए आना है। और साथ में सर यहाँ का सिस्टम है कि आप एमसीक्यू यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैट बॉक्स चलता रहेगा। वो चैट बॉक्स में इन बच्चों को सिर्फ आंसर देना है। ठीक है, तो आपको वो भी चेक करना है कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं और उसके हिसाब से आपको उनको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, तो हम सर को वेलकम करेंगे, एक सैल्यूट लगा देना अच्छा सा, और दिल में दिवालीपुरा जो हर बार आप लिखते हो वो लिख देना, जैसे कि आगे और भी सब्जेक्ट आपके लिए आ सके। तो सर आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ हमें बहरूपिये की पहचान करनी है, और हमें पता है बहरूपिया, हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बातें पढ़ी है कि लाइन टू लाइन बातों में रहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स रहते हैं, दैट इज TiO3 हो गया, या VO हो गया, या VO2 हो गया, या VO3 हो गया, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑक्साइड्स रहते हैं। टेम्परेचर चेंज होगा तो कभी इंसुलेटर तो कभी कंडक्टर। तो ये हमारे बहरूपिये हो गए। तो पहले ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है TiO3 इज द आंसर। नेक्स्ट, टू गेट an n-type semiconductor from silicon, it should be doped with a substance having valence electron। तो हमें ये बात पता है कि सिलिकॉन में जो डोपिंग करवाते हैं और n टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए था, तो ग्रुप 15 वालों को हम ऐड करते हैं बेटा। कौन से ग्रुप को ऐड करते हैं बेटा? ग्रुप 15। अब ग्रुप 15 में हम लोग बेसिकली फॉस्फोरस एंड AS को ऐड करते हैं। हमें पता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का बंदा है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का बंदा है, और नाइट्रोजन वाले के पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? D5। समझ आई बात? देखो सारी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही पैटर्न बेस्ड है, बट हमें एनसीईआरटी की रीडिंग थरो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट ऑफ अ मेटल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें Z इफेक्टिव पता होना चाहिए। एफसीसी के लिए Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4। अब एक एटम को स्पीयर मानते हैं, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। बेटा कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये तो एक एटम का वॉल्यूम है। अब हमारे पास एफसीसी में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है बेटा? 4। तो मैं इस 4 को 4/3 पाई r क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 16 पाई r क्यूब बाई 3 आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो बेटा आपको दिख रहा है कि आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा, 16/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। A forms HCP lattice and B occupies 1/3 of tetrahedral voids. The formula of a compound is। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में गुड सेट में रिपीटेडली आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो फॉर्मूला बनाना होता है उसमें हमें थोड़ी बातों का अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि A जो है
वो HCP लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहा है। बेटा HCP के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता होना चाहिए। HCP में Z की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए। तो मुझे पता है HCP में Z की वैल्यू बेटा मेरे ख्याल से 6 होती है और आपके ख्याल से भी 6 ही होनी चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमें दो टाइप के लैटिसेस में देखने को मिलते हैं बेटा, एक HCP हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, FCC हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायरेक्ट रिलेशन n होता है, n अल्टीमेटली Z इफेक्टिव के बराबर होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो वो 2n के बराबर रहता है या तो 2z के बराबर रहता है। ये बात क्लियर है बेटा? तो अब ध्यान से देखो हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं एक ही बात करूँ तो ए तो HCP लैटिस पे यानी उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड 1/3 है, तो पहले तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड का काउंट ढूंढना पड़ेगा। तो दैट इज 6 × 2 दैट इज 12, बट 12 नहीं है सर, 1/3 बोला है ना सर, 1/3। तो 1/3 × 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 4। एक्चुअली बी का फॉर्मूले कितने होंगे, 4। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा A3B2 बेटा, A3B2, 2 से कट जाएगा बेटा, A3B2। तो आप बी ऑप्शन देख पा रहे हैं, एकदम डायरेक्ट सा आंसर है। इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं भाई। We have 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C with concentration of 0.1 molarity, 0.01 molarity and 0.001 molarity respectively। यानी A का 0.1 है, B का 0.01 है, C का 0.001 है। The value of Vent of factor for this solution will be in the order। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये गुड सेट लेवल का क्वेश्चन है। पुराने गुड सेट के क्वेश्चन यानी आपके आने वाले बोर्ड के क्वेश्चंस, ये पैटर्न हमेशा समझ के रखिए। तो हम पहले तो आई का रिलेशन ढूंढते हैं डिसोसिएशन के लिए। तो बेटा आई का रिलेशन डिसोसिएशन के लिए होता है आई इज इक्वल्स टू 1 + n-1 अल्फा सर, आई इज इक्वल्स टू 1 + n- अल्फा हुआ सर। अब जहां n क्या बता रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितने इलेक्ट्रोलाइट्स में मेरा कोई भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि NaCl जब डिसोसिएट होता है तो Na+ में जाता है सर और Cl-, कितने आयंस में टूटा सर, 2 आयंस में। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, I इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा सर। यानी मैं बोल सकता हूँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। बेटा ये दो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, वो वाला साइन अल्फा का है, वो वाला साइन अल्फा का है। अब हमारे कुछ बचपन का प्यार याद नहीं करना है, बचपन का कंसेप्ट याद करना है। लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था अल्फा इज √KA/C। जिनको याद है बल्ले बल्ले, जिनको नहीं याद है भैया ये नोट कर लो भाई। तो मैं यहाँ साफ साफ देख सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो किस पे डिपेंड करता है, सी पे डिपेंड करता है बेटा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा अल्फा होगा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है बेटा, 0.01 मोलैरिटी का। दैट इज कौन सा सॉल्यूशन हो गया बेटा, सी हो गया। उसके बाद कौन है बेटा 0.01 मोलैरिटी, जो कौन हो गया बेटा, बी हो गया। और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन या सबसे कम अल्फा किसका होगा, ए वाले का बेटा 0.1 मोलैरिटी। तो आपको आई का रिलेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। आई के लिए वैल्यू हो जाएगी आई सी सबसे ज्यादा, फिर आई बी और फिर आई ए। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बचपन का कंसेप्ट है, नहीं तो प्यार नहीं है, इसको पता होना चाहिए हमें। सही है, आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। देखो ये मैं एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें ध्यान देना। एनसीईआरटी में ये चीज़ डायरेक्टली दी है, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जिनमें लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन वेपर फेज के बराबर होता है, वैसे मिक्सचर्स को हम लोग एजियोट्रोप्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, एजियोट्रोप्स। अब ये एजियोट्रोप्स कहाँ काम आता है सर, तो एजियोट्रोप इस बात पे काम आता है कि मान लेते कि हमें दो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कौन सा प्रोसेस यूज करता हूँ बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार सॉल्यूशन एजियोट्रोप बन गया तो वहां फ्रैक्शन डिस्टिलेशन अप्लाई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का कॉम्पोजिशन चाहे लिक्विड स्टेट हो चाहे वेपर फेज हो, वो क्या हो गया है, सेम। तो अब उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा मिक्सचर होगा। तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एनसीईआरटी लेवल पे, बोर्ड लेवल पे ये दो बातें पता होनी चाहिए। दो तरीके के एजियोटोपिक मिक्सचर रहता है, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये बात क्लियर हो रहा है? दूसरा क्या होगा बेटा, ये खुद एमसीक्यू बन सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है,
डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ ध्यान, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और दूसरा होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करता है बेटा? वो सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, जो क्या शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है, किससे? राउल्ट्स लॉ से। कौन से लॉ से बेटा? राउल्ट्स लॉ से। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करता है बेटा? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, किसके कंपैरिजन में बेटा? किसके कंपैरिजन में? राउल्ट्स लॉ के। ये ग्राफ याद है, एक जाता था ऊपर से और एक जाता था नीचे से। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो उन दोनों का अगर आपको एग्जांपल हो याद, तो नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड किसका एग्जांपल होता था बेटा? ये होता था नेगेटिव डेविएशन वाले का। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन में एक और चीज को देखो कि वाटर और इथेनॉल भी दिया है बेटा। वाटर और इथेनॉल जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो ये भी एजियोट्रोप की फैमिली में लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन गुड सेट और बोर्ड के लिए लेके आए, तो 2 आंसर रहेगा आपको, आपके एग्जाम में एक ही एमसीक्यू मिलेगा। ये तो हम एक ही बार में सारे कंसेप्ट डिस्कस करें, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, अब आगे बोला है 0.1 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोऑस्मोटिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। बेटा ये आइसोऑस्मोटिक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ICRT, भैया ICRT। तो अब इसने बोला है 0.1 मोलैरिटी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जितने भी यूरिया होते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनके लिए आई की वैल्यू डायरेक्टली 1 रहती है। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढूंगा तो 1 × 0.5 × R × T हो जाएगा। सर ये जीरो नहीं है, मेरी राइटिंग पे जाना मत भाई। 0.5 × R × T। अब इसकी वैल्यू आपके पास, पाई की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 0.5 आई। अब मुझे चेक करना है कि किस किस की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि आइसो ऑस्मोटिक यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग NaCl के लिए देख लेते हैं। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। तो 2 × 0.1 × R × T, बेटा ये कितना हो जाएगा? 0.2 RT हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2 RT। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं बेटा, इधर देखते हैं हम लोग बी वाले ऑप्शन को। 0.05 × 2 × R × T करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.1 RT। ये बात क्लियर है। सी वाला ऑप्शन चेक करते बेटा, 0.025 मोलैरिटी NaCl है, तो पाई इज इक्वल्स टू कितना है? 2 इंटू कंसेंट्रेशन कितना है बेटा? 0.25 × R × T। तो इसकी वैल्यू देखो एग्जैक्टली 0.5 RT आ गई। कितनी आ गई बेटा? 0.5 RT। और हमें अब चाहिए क्या था बेटा? 0.5 RT ही चाहिए था। तो आप समझ गए कि कौन सा ऑप्शन होगा आइसो ऑस्मोटिक, कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा? ध्यान से देखना, 0.5 मोलैरिटी NaCl, ठीक है। अब आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10% वेट बाय वेट? कितना परसेंट? 10% वेट बाय वेट, 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, सही है। तो अब देखो परसेंटेज की जब भी बात करते हैं ना, तो टोटल हम 100 मानते हैं बेटा। टोटल कितना मानते हैं हम लोग? 100। तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है, उसमें NaOH कितना प्रेजेंट है बेटा? 10 ग्राम। अब उसने बोला है आपको 500 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए। सर एकदम बेसिक सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 500 ग्राम है तो कितना चाहिए होगा? सर x की वैल्यू आ जाएगी सर 50 आ जाएगी कैलकुलेशन से। तो सर डायरेक्ट आंसर था सर 50, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाउ मच PT इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड व्हेन 0.8 फैराडे करंट इज पास थ्रू 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ PT+4। तो ध्यान से देखते हैं सर, PT जो +4 है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कितने डिपॉजिट हो रहा है? PT। तो 4 मोल फैराडे है बेटा, 4 मोल फैराडे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी कितना फैराडे हुआ है बेटा? 4 फैराडे। 4 फैराडे में कितने मोल PT डिपॉजिट हो रहा है बेटा? 1 मोल PT डिपॉजिट हो रहा है। अब उसने क्या बोला है कि सर मेरे को 4 मोल नहीं चाहिए, मुझे कितने मोल चाहिए? मैंने कितना फैराडे पास किया है? 0.8 फैराडे पास किया है, तो उसमें कितना मोल डिपॉजिट होगा बेटा? x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर 0.2 मोल आ जाएगा। अरे आना बोलो यार, सही है कि नहीं? तो 0.2 मोल आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 0.2 मोल। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि इफ एल्फा ऑफ क्लोरोएसिटिक सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड दे रखा है, एल्फा यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ClCH2COONa, उसकी कितनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा? 224 ओम इनवर्स
सही है, ओम इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब आगे बोला है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की कितनी दे रखी है बेटा, 38.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट -1। ये बात क्लियर है। एंड HCl की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा। ये ध्यान दो, ये कॉलरेज लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कॉलरेज लॉ की तरफ। तो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 203 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट -1। तो अब मुझे पूछा है देन व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज नोन एज क्लोरोएसिटिक एसिड। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि मैं जब कितने सारे भी आपको दे रखे होते हैं तो आपको हुक एंड टुक से जोड़ घटा के दिमाग लगा के मेरे डिजायर्ड वाले कंपाउंड तक पहुंचना रहता है। तो क्लोरोएसिटिक एसिड कैसे मिला होगा? जब सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड को किसके साथ ऐड किया होगा सर? HCl के साथ ऐड किया होगा। और उसमें दिक्कत क्या हुई होगी सर? एक एक्स्ट्रा चीज बनी होगी। वो कौन सी चीज बनी होगी बेटा? NaCl वाली। कौन सी चीज बनी होगी? NaCl वाली। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की दे रखी है। तो ध्यान से देखो, हमें किन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इक्वेशन ये 1 हो गई, इक्वेशन ये 2 हो गई बेटा। तो अब हम ऐड करेंगे तो देखो 224 प्लस कितना ऐड हो जाएगा, 203 कितना आया, 724, 427 आ गया। अब 427 में एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही होगी बेटा? NaCl। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं माइनस कर दूंगा 38.2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 300 की रेंज का कुछ आएगा। मुझे 300 की रेंज का एक ही बंदा दिख रहा है, वो ऑप्शन सी है। ये बात समझ आएगी नहीं? 388.5 डन। इसको नोट कर लो भाई। बेटा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते। व्हेन स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वुड बी नेगेटिव। तो बेटा हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, बट सर वो 0 कब होता है? जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है। अगर कभी ऐसी बात आ रही है तो यानी हमें नर्स बाबा की याद आनी चाहिए, नर्स इक्वेशन लगाना आना चाहिए। नर्स बाबा बोल के गए थे ई रिडक्शन, वो रिडक्शन पोटेंशियल जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा सर? ई नॉट रिडक्शन माइनस लॉग ऑफ क्यूसी, माइनस लॉग ऑफ क्यूसी। अब ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव हाफ H2 गैस। बेटा हाफ H2 गैस देगा, कितना देगा? हाफ H2 गैस। तो अब हमें QC लिखना आना चाहिए। QC किसका रेशियो रहता है? प्रोडक्ट वालों का कंसंट्रेशन या प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट वालों का। तो मुझे H2 एक गैस दिख रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 उसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा? 1/2। उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2। और नीचे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये ऐसा उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप ध्यान से देखो, ई रिडक्शन की जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई बेटा? ई नॉट रिडक्शन माइनस लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई H+ का कंसंट्रेशन। सर अब उसने बोला है कि नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव वर्ड पकड़ना हमें। मुझे पता है ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू तो एब्सोल्युटली 0 हो जाती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लॉग के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव कब रहेगी? जब न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्यों सर? ऐसा कैसे सर तब तो पॉजिटिव रहता है। अरे बिल्कुल पॉजिटिव रहता है, पर आगे भी तो देखो, यहां कौन सा साइन है? माइनस का। तो अगर आपने ये चीज मेंटेन करी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो लॉग भैया तो हमें पॉजिटिव देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव। पर आगे वाला माइनस उसे क्या बना देगा? माइनस। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ध्यान से देखना, ऊपर प्रेशर है, 2 है, 2 की पावर हाफ करोगे तो भी वो 1 से ज्यादा रहेगा। 2 की पावर रूट करोगे, 2 का रूट करोगे तो भी वो 1 से ज्यादा रहा। तो सर पहला ही ऑप्शन सही है। आगे चेक करना है तो करते जाते। सर 2 है और ये 2 मोलैरिटी है। सर 2 का रूट करेंगे तो 1 की रेंज में आएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। सर वो तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाओ, प्रेशर 1 है और H+ की वैल्यू कितनी है? 2। 1 का रूट करे तो 1 ही आया, कंसंट्रेशन 2 रहा। इस केस में भी लॉग क्या देगा? माइनस। पर माइनस के आगे माइनस है तो अल्टीमेटली प्लस मिलेगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है सर, यहाँ तो दोनों के दोनों 1 है तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पहली बार में ही हमारा आंसर आ गया भाई। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है द रोल ऑफ एन कैटलिस्ट इज टू चेंज व्हाट। तो यहाँ हमें अरेनियस की इक्वेशन देखनी है बेटा। अरेनियस ने ये बात बोली थी कि वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है
और यहाँ पे कोर्स ऑफ रिएक्शन दैट इज हम टाइम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये रिएक्टेंट साइड होता है, ये पहाड़ चढ़ के जाता है और यहाँ प्रोडक्ट पहुँच जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो हमें पहाड़ चढ़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, ये पीक तक समझो। पहाड़ चढ़ने को बोला तो आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ पहुँच के पहाड़ चढ़ लिया, कि यहीं पहुँच के बोल दे तो सर अब तो चढ़ लिया, अब तो डगमगा के भी नीचे पहुँच ही जाएंगे, कैसे तो पैसे पहुँच ही जाएंगे सर, उड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा, उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो कैटलिस्ट होता है ना, ये पहाड़, ये लोकल बंदा, ये क्या है, लोकल बंदा। पहाड़ वहाड़ पे कभी ट्रैकिंग करने जाते हो तो लोकल बंदे को लेके जाते हो, वो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता दिखाता है कि हमें पहाड़ चढ़ने के लिए एनर्जी थोड़ी कम लगी, तो इसको ईए डैश बोलते हैं। ईए डैश भी एक्टिवेशन एनर्जी है, पहाड़ चढ़ने की एनर्जी हुई ना, किसकी एनर्जी हुई, पहाड़ चढ़ने की, बट ये किसके प्रेजेंस में रहती है बेटा, कैटलिस्ट के। देखो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो डिस्टर्ब होता नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं होगा तो डेल्टा जी नॉट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो डिफरेंस रहता है एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहाड़ का रास्ता तो वही है, लंबाई कम कर रहा है, एंथैल्पी में भी कोई चेंज आएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ गिवन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A + 2B गिव्स C। उसका रेट लॉ की इक्वेशन क्या दी है सर, R = K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल्ड, 2 गुना कर दिया है सर, और कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। सर तो नया रेट को R न्यू से दिखाएंगे, सर रिएक्शन वही है, सेम टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट तो K ही रहता है सर। A का कंसंट्रेशन वही रहा सर, B का 2 टाइम्स कर दिया, 2B की पावर क्या हो गया सर, 1 हो गया। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है इस B को, तो 2 को बाहर ले लेते, तो 2 टाइम्स K, A का कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू B के कंसंट्रेशन की पावर 1। सर ये दिखाया लग रहा है सर, ये पुराना वाला रेट है और ये नया वाला रेट किसके बराबर हो जाएगा सर, 2 टाइम्स पुराने वाले रेट के। यानी हमारी रिएक्शन में जो रेट होगा वो डबल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डबल्ड हो जाएगा। ये बात समझ आएगी नहीं। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना अच्छी तरह से आना चाहिए। एज इट इज ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो। सूडो का मतलब होता है झूठा, सूडो का मतलब होता है झूठा, झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो झूठा कैसे पकड़ा जाता है, तो पहले तो आपको रेट लॉ लिखना आना चाहिए। रेट लॉ इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, 2 रिएक्टेंट रहते हैं और दोनों का कंसेंट मतलब दोनों का जो ऑर्डर रहता है बेटा वो 1-1 रहता है। अब इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब बनता है, जब कंसंट्रेशन किसी भी एक रिएक्टेंट का, देखो मेरे को बी से प्यार नहीं है, बी मैंने रैंडमली ले लिया, आप ए के लिए भी ये चीज को कर सकते थे, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो सर ये भी तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तुम्हारे दोस्त के पास 10,000 है, तुम्हारे पास 20 रुपए, तुम्हारे 20 जाएंगे, तुम पूरे खाली हो गए, तुम्हारे दोस्त के पास से 10,000 में से 20 जाएंगे, वो अभी भी 10,000 पे ही बैठा हुआ है। तो बस वैसी ही सिचुएशन हमें बनती है, पर सर वो इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन एक नया कांस्टेंट देता है के डैश। वो के डैश रेट कांस्टेंट तो नहीं होता, वो के डैश रेट कांस्टेंट तो नहीं होता सर, वो के रेट कांस्टेंट तो नहीं होता सर। तो क्या होता है सर, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट ढूंढने का एक यूनिवर्सल मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप लोग उसी को अप्लाई करना किसी भी लेवल पे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी की पावर n-1, मोलैरिटी की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या होगा बेटा, सेकेंड इनवर्स। अब मुझे पता है कि n इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, फटाक से बता दो। n बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ऑर्डर होनी चाहिए थी 1 + 1 2, बट कर क्या रही है, झूठा फर्स्ट ऑर्डर दिखा रही है, झूठ दिखा रही है सर हमें। तो यहाँ पे n की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी की पावर -1। कितना हुआ सर, -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सर एक भी आंसर मैथ नहीं कर रहा, क्या पढ़ा रहे हो सर आप। अरे बेटा मोलैरिटी खुद किसके बराबर होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब इसका उल्टा मोल लीटर इनवर्स का उल्टा करोगे तो आपको आंसर दिखना चाहिए लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स।
डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला बहुत IMP मार्क करके रखना है। बहुत टाइम से आपके गुड सेट में, बोर्ड में डायरेक्ट रेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड हो गया, उनके बारे में डायरेक्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो सबसे पहले। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स। तो देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रहता है। कंसेप्ट ये बात का रहता है बेटा कि हमारे पास जब भी कोगुलेशन करवाना रहता है, जब भी हमें क्या करवाना रहता है, कोगुलेशन, तो कोगुलेशन की जो वैल्यू होती है बेटा, कोगुलेशन वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज। कोगुलेशन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, चार्ज पे। किसके चार्ज पे सर? अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड का कोगुलेशन करवाना है, कोगुलेशन क्या होता है, कोलॉइड्स तैर रहे होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, उनको सेटल डाउन करना होता है, तो हम ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस डालते हैं ताकि वो सेटल डाउन करें। तो पॉजिटिव के लिए अब ये बात तो पक्की है, नेगेटिव ही जाएगा। सभी ऑप्शन में सबके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज है। तो जो कोगुलेशन पावर होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव या नेगेटिव स्पीसी रहेगी। सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? अरे भैया पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है ना, मान लो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड होता तो आपको कौन सा चार्ज देखना पड़ता, पॉजिटिव का चार्ज देखना पड़ता। सर चार्ज देखने में तो हम वैसे भी नोन एक नंबर है सर, -2, -1, -3, और यहाँ कौन सा चार्ज है, -4। तो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। डन, आगे बढ़ते भैया। फिर नेक्स्ट देखते, which is not used in preparation of लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है, विच इज नॉट यूज्ड। देखो कोई भी चीज लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो कब बनते हैं, जब मैं वाटर में, कोई भी वाटर में, या तो मैं स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड कर रहा हूँ, या तो मैं गम को ऐड कर रहा हूँ। वो हमारे दुनिया, मतलब हम जो गम फील करते हैं वो वाला गम नहीं बेटा, सही है ना। या तो मैं जिलेटिन को ऐड करता हूँ, किसको ऐड करता हूँ, जिलेटिन को ऐड करता हूँ। तो सर हम क्या यूज नहीं करते जो लायोफिलिक सॉल्वेंट है, तो साफ साफ आंसर दिख रहा है सर, मेटल सल्फाइड। क्या यूज करते हैं सर, मेटल सल्फाइड। डन, नेक्स्ट आ जाओ भाई फटाक से। द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, बेटा एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमने हवा में लोग तैर रहे हैं भाई, नीचे कोई भी एब्जॉर्बेंट रखा है, तो होता क्या है, ओवर द टाइम यहाँ पे पार्टिकल्स आके क्या हो जाते हैं बेटा, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड। तो ध्यान से देखो, अब यहां पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, चाहे वो केमी एब्जॉर्प्शन हो या फिजी ऑप्शन हो, दोनों के केस में बॉन्ड्स बनते हैं। केमी एब्जॉर्प्शन में प्रॉपर बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे वैन डर वाल्स बनते हैं। तो मुझे पता है केमिस्ट्री में जब जब बॉन्ड बनेंगे, जब जब बॉन्ड बनेंगे एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। तब जब बॉन्ड बनेंगे एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज। एनर्जी रिलीज को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। ये पहले बात तो पकड़ लिया अपने ने। अब ध्यान से देखो, मान लो कि ये हवा में 10 पार्टिकल तैर रहे थे। कितने पार्टिकल तैर रहे थे, 10 पार्टिकल। जब आप 5 मिनट बाद आए तो सर आपने देखा सर 10 की जगह 7 ही पार्टिकल तैर रहे, 3 कहाँ गए, मेरे घर आपके घर, सर एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। कहाँ हो गए, एब्जॉर्ब हो गए सर। तो यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। एंट्रोपी मैक्सिमम किस में रहती है बेटा, ये डेल्टा एस जो होता है वो एंट्रोपी का पैरामीटर है, चेंज इन एंट्रोपी बताता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी एंट्रोपी की नहीं आ सकती, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि फाइनली कम पार्टिकल्स थे और इनिशियली ज्यादा पार्टिकल्स थे। तो जो चेंज आया, चेंज का इनिशियल माइनस फाइनल होता है, नहीं सर, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल रहता है। तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव। तो 2 केसेस आ गए, डेल्टा एच भी नेगेटिव रहेगा सर और डेल्टा एस भी नेगेटिव रहेगा। सर कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, सर सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, सी राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, विच वन हैज मोर देन 1 मेटल प्रेजेंट इन इट। सर कॉपर पायराइट, सर कॉपर पायराइट डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। आपको ये दिखना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, उसका वर्थ है। और वो वर्थ कैसे दिखेगा, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, तुरंत उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाओ। कॉपर पायराइट मतलब होता है CuFeS2। देखो पहला ही ऑप्शन हो गया, आंसर पहला ही है, बट हम बाकी भी देख लेंगे। 2 मेटल्स है ना सर, Cu और Fe कॉपर पायराइट में। आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS2 होता है सर। कैलामाइन, कैलामाइन जिंक का होता है ZnCO3 होता है सर। क्या होता है, ZnCO3। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सिडेराइट, सिडेराइट क्या होता है बेटा, FeCO3। सही है ना बेटा। तो देखो एकमात्र हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जिसमें 2 मेटल छुपे। कौन से हो गए बेटा, कॉपर का हो गया और आयरन का हो गया। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द ओर
ऑफ पोटेशियम। तो देखो बेटा यहाँ पे भी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl(Mgcl2.6H2O। ये .6H2O इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो आप आगे छोड़ेंगे नहीं ऑप्शन को देखो। क्रायोलाइट होता है Na3Al(F2)। सर ये Na3Al(F2) तो हमने देखा है सर। हाँ बिल्कुल देखा है सर, हॉल हेरॉल्ड में देखा है। किसमें देखा है? हॉल हेरॉल्ड। उसमें हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना रहता है, ये ऐड किया जाता है ताकि एल्यूमिनियम का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कर सके सर? कम कर सके। सर बॉक्साइट देखो सर, बॉक्साइट ही तो एल्यूमिनियम का और होता है सर, Al2O3.xH2O। सर डोलोमाइट, सर ये डोलो वो दवाई नहीं है खाने की, ये और है। डोलोमाइट किसका फॉर्मूला होता है सर? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें पोटेशियम का और आ रहा है, वो कौन सा है? KCl, कार्नेलाइट। कौन सा है बेटा? कार्नेलाइट। वो पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए कौन से मेटल का कौन सा और होता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस द मेन रिएजेंट मिक्स्ड इज। अभी हम पीछे देख के आए, हॉल हेरॉल्ड में मेन रिएजेंट क्या यूज करते हैं? मेन रिएजेंट के साथ हम क्या मिक्स करते हैं? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ये क्यों यूज करते हैं? ताकि जो मेरा एल्यूमिना है Al2O3 है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? लो बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव क्या ऐड करते हैं सर? वो भी बता देते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। या तो आप सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड ऐड करो या तो कैल्शियम फ्लोराइड ऐड करो। ये ऐड क्यों किया जाता है सर? क्योंकि नॉर्मल एल्यूमिना का बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 हाई रहता है। अब उतना टेम्परेचर लाने में खर्चा लगेगा कि नहीं? जलाओगे, कुछ भी फ्यूल जलाओगे, कोल जलाओगे तो खर्चा लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं करेंगे भाई सर, हम ऑल्टरनेटिव क्या ऐड कर देंगे? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड या तो कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये बात क्लियर है। तो मेन रिएजेंट के साथ हम ये दो चीजों में से कोई एक चीज मिक्स कर सकते हैं। ऑप्शन में दिख गया सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लो बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। सर ग्रुप 15 जो होता है ना सर, उसमें हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना। डाउन द ग्रुप को बेटा मैं DTG लिखता हूँ। बेटा क्या लिखता हूँ? DTG। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना सर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ना, बेसिसिटी उसका साथ देता है और बेसिसिटी भी डिक्रीज होता है। बस यही आंसर छुपा है सर, यही थ्योरी है सर। मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं सर, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, एंटीनोमी आता है और बिस्मुथ आता है। सर आंसर ये हो जाएगा, ये बात खत्म है। क्योंकि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं सर, बेसिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये बात क्लियर है कि नहीं? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डायरेक्टली बेसिसिटी डिपेंड करता है। डाउन द ग्रुप गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा और बेसिसिटी भी कम हो गई। ये बात क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ClO-, OBr- और OI-। सही है बेटा? तो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, इस चीज को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा सर? आप कोई भी केस देख लो, हेलोजन जो है वो +1 स्टेट में ढूंढते हैं हम। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढते हैं बेटा? OCl-1 होता है सर, जिसका ढूंढना है उसको मानते हैं x, ऑक्सीजन को -2 और ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा? -1। तो मेरे मैथ्स इतना बोलता है -1 + 2 कितना होता है बेटा? 1। आपका भी मैथ्स यही बोलना चाहिए भाई, सही है कि नहीं? राहुल सर के स्टूडेंट हो सब लोग, +1 तो आना ही चाहिए। +1 आया तो मुझे पता है कि जितना ज्यादा हम डाउन द ग्रुप हेलोजन फैमिली में जाते हैं तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब चार्ज सबसे कम स्टेबल किस पे होगा? क्लोरीन पे होगा सर, उसके बाद Br पे, और सबसे अच्छा खासा स्टेबल किस पे रहेगा? I- पे, क्योंकि हेलोजन फैमिली वाले +1 ऑक्सीडेशन में स्टेबल होते हैं नहीं है। तो सबसे पहले रिएक्टिव में कौन होगा? OCl-, देन कौन आएगा बेटा? Br- और देन कौन आएगा? O-। ये बात समझ आई सबको? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश O3 एंड H2O2। तो देखो सबसे पहले तो O3 और H2O2 की कुछ प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो O3 जो होता है ना, वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बेटा। OA का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अपना H2O2 है ना, ये वो बहरूपिया है। क्यों बहरूपिया है सर? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे -1 स्टेट पर है,
वो चाहे तो और पीछे जाके -2 पे जा सकता है, चाहे तो और आगे आके 0 पे भी आ सकता है O2 वाले स्टेट में। तो यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना रिडक्शन मतलब कौन सा एजेंट होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो तो तुम्हें बैठा के थोड़ी ना घूमने चला जाता है, तुम्हें बैठा के थोड़ी ना घूमने चला जाता है, क्या करता है वो, सर हमें घुमाता है। तो ये खुद का रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ये खुद का -2 से 0 आ रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कौन से एजेंट की तरह काम करेगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर मेरे को डिस्टिंग्विश करना है ना तो KMnO4 को यूज करूंगा। सर डायरेक्ट सी बात है, KMnO4 जो रहता है, KMnO4 में Mn जो है सर, Mn जो है मेरा, Mn +7 स्टेट पर है। कौन से स्टेट पे है सर, +7 स्टेट पे। +7 से तो वो पीछे ही आएगा, पीछे आएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये बात क्लियर है। तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो सामने वाला अपने पास दो लोग है ना, H2O2 और O3, तो सर H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा। सर O3 क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, सर O3 का जो कॉन्फिग्रेशन होता है ना, O3 बनता कैसे वो समझना पड़ेगा। O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है सर जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो। तो नेसेंट ऑक्सीजन वो चीज होती है जो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास भर भर के प्रेजेंट रहती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन रहता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो सर O3 तो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो सर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा नहीं। बट हमारा H2O2 तो सर बहरूपिया है सर, जिसके सामने रख दो उसकी तरह काम करेगा। ये बात क्लियर है बेटा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज करेंगे बेटा, KMnO4। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों बताना है बेटा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो, करेंगे सर। ऑक्सो xenon oxofluoride is given as follow, find the incorrect statement among them। तो सर पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताने का एक शॉर्ट ट्रिक बताओ सर। तो शॉर्ट ट्रिक ये होता है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल देता है ना, उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, जो आउटर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं बेटा, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सर xenon है ना, बहुत स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंजर है, इसको स्ट्रेंज गैस भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं, कोई नोबल गैस रिएक्ट नहीं करता सर, बट इसको हर किसी के साथ जाके रिएक्शन करनी है। तो सर xenon के पास है ना नोबल गैस है, इसीलिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8। अब ऑक्सीजन पे आ जाओ सर, ऑक्सीजन 6, सर फ्लोरीन नोबल गैस फैमिली का है सर 7। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे तो 7 2 कितना हुआ सर 14, उसमें 6 ऐड कर लो और उसमें 8 ऐड कर लो, तो सर मेरे मैथ्स के हिसाब से 28 आ रहा है सर। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को है ना डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। सर अगर सम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 2 से 8 के बीच में आ रहा है, इक्वल टू 8 भी आ रहा है, तो डिवीजन हम करते हैं 2 से। ये डिवीजन तब तक फॉलो करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। थोड़ा सा है बट एक बार सीख जाओगे तो आप ओरली कर सकते हो, सही है। 8 से लेके 56 तक अगर सम आता है 56 को इंक्लूड करके, तो 8 से डिवाइड करते हैं। सर 56 से ज़्यादा हो तो आता नहीं है, पर अगर आ भी जाए तो 18 से डिवाइड कर देना। कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सर 28 आया, 28 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ सर, 8 से। 8 3 24 हो गया सर। कितना रिमाइंडर बचा सर, 4 बचा। अभी और आगे करना है, 4 आया ना सर, 2 से 8 की रेंज में सर, 2 2 कितना हो गया 4, रिमाइंडर कितना हो गया 0। सर जब रिमाइंडर 0 आता है तब क्या करना है सर, कोफिशिएंट्स को ऐड करना है सर, क्वोशंट्स को ऐड करना, सॉरी क्वोशंट्स को ऐड करना। क्वोशंट्स कौन है सर, 3 और 2, 3 + 2 कितना हुआ सर 5। 5 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है सर sp3d2, सॉरी sp3d। कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp3d, sp3d। तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो सही मैच करा है। शेप की बात भी देख लेते हैं सर, कितने मेरे पास, देखो शेप यूजुअली हम लोग कैसे बनाते हैं, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो जब हम sp3d की बात करते हैं ना तो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है सर, TBP बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, TBP। TBP में क्या होता है सर, एक सेंट्रल मेटल होता है, हमारे पास ऐसा शेप रहता है ऊपर नीचे। ये पोजीशंस जो होती है बेटा, ये एक्सियल पोजीशंस होती है, और एक्सियल पोजीशंस भगवान से लिखवा के ही लाए केमिस्ट्री में, कि एक्सियल पोजीशंस में है ना सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही बैठेगा सर। अब आ जाओ ऑक्सीजन, सर एक ऑक्सीजन बचा है सर, यहाँ डबल बॉन्ड O बना दो सर, ये वाला शेप कौन सा हो गया सर, टी शेप हो गया। देखो एक बात याद रखना, कभी भी लोन पेयर ज्योमेट्री में काउंट नहीं होता, बॉन्ड पेयर ही काउंट होता है। जो जुड़ेगा वही ज्योमेट्री में दिखेगा, जो नहीं जुड़ेगा वो ज्योमेट्री में दिखेगा नहीं। तो सर पहला वाला केस तो सही है सर। तो सबसे पहले जब इतना लेंथी क्वेश्चन हो रहा है तो हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सब केसेस में आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला केस देखोगे XeO3F2,
सर XeO3F2 का क्या सही में हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है? सर अगर आता भी होगा ना तो उसका शेप कभी ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकता सर, क्योंकि sp3d में 5 रहता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही एग्जिस्ट करता है सर, ऑक्टाहेड्रल लिखा है सर। तो सर नॉट करेक्ट बोला, इनकरेक्ट सेट, तो सर डी आंसर हो जाएगा सर। बाकी आप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसको नोट कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन इन लेंथेनॉइड्स? तो देखो लेंथेनॉइड्स सीरीज होती है, दो लोगों को याद रखने का, लालू। कौन बेटा? लालू। लालू कैसे? लेंथेनम मतलब La और लू मतलब ल्यूटेनियम। तो भैया लालू से चालू होती है, लालू वालों के लिए नेक्स्ट होता है Ce, उधर से लेके Le तक, हमारे पास Le तक जो सीरीज एक्सटेंड करती है उसको लेंथेनॉइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। तो यहाँ पे जो लेंथेनॉइड सीरीज में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है बेटा +3 रहता है। कौन सा रहता है बेटा? +3। हमेशा ये बात याद रखना, लेंथेनॉइड्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है बेटा? +3। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। बेटा अभी मैंने डिस्कस करा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ मतलब खुद को रिड्यूस करना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो बेटा हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। सर चार्ज कैसे सर? अगर आप MnO4 माइनस को देखोगे तो MnO4 माइनस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7। उसके बाद कौन आ जाता है? Cr2O7 -2। यहाँ पे क्रोमियम कौन से नंबर पे बेटा? +6 पे। एक क्रोमियम का ढूंढते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आ जाता है VO+2, VO2+1। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वेनेडियम जो है वो +5 पे। सर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना तेज़ी से पीछे भागने की कोशिश करेगा। सर MnO4 माइनस में Mn+7 में है सर, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस हो जाएगा। उसके बाद Cr2O7 -2 और फिर VO+2। ये बात क्लियर है बेटा? तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पे बढ़ते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंटेनॉइड? अभी मैंने बताया Lu, ल्यूटेनियम। ल्यूटेनियम जो रहता है वो लास्ट एलिमेंट होता है लेंथेनॉइड का सर। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है सर, ल्यूटेनियम हो गया। लालू, लेंथेनम से कहां से ल्यूटेनियम तक, लालू याद रखने का, पहला दूसरा। दो आगे के दो पीछे के बचे कितने? बीच के दो, वो भी याद कर लो, पूरी सीरीज याद हो जाएगी। तो Lu हो गया बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट डेल्टा O? बेटा डेल्टा O की वैल्यू जो होती है वो CFSC कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमें पता है कि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है कब? जब लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं, किस केस में बेटा? CFT में। अब ये स्प्लिटिंग उतनी जितनी ज्यादा होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराता हूं, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा केस होता है बेटा WFL। कौन सा केस होता है बेटा? WFL। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा एनर्जी गैप होगा। कौन से सेट में बेटा? EG सेट में। और दूसरा कौन सा सेट होता है बेटा? नीचे वाला T2G सेट। कौन सा सेट होता है बेटा? T2G सेट। तो आप मुझे बोला है इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू। सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है COF6। सर लिगेंड पे ध्यान दो, फ्लोरीन, यहाँ NH3 है, यहाँ H2 है और EN और NH3 दोनों नाइट्रोजन डोनर्स होते हैं। सर नाइट्रोजन डोनर्स है ना, SFL की तरह काम करते हैं सर। SFL मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। H2O मॉडरेट लिगेंड रहता है, उधर से ही बाउंड्री बनती है और बिगड़ती है। H2O के आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2O के पीछे वीक फील्ड लिगेंड। सर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन वाला केस, क्योंकि फ्लोरीन और हेलोजन फैमिली वाले WFL की कैटेगरी में लाते हैं। सर वीक फील्ड लिगेंड होगी तो स्प्लिटिंग क्या होगी सर? होगी बट बहुत कम होगी। सर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है? तो सर इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कंसेप्ट क्या लग रहा है सर? जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा स्ट्रेंथ किसका बेटा? लिगेंड्स का। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए। तो हमें पता है दो फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है, एक होता है बेटा सिस और ट्रांस। सिस कब होता है? जब सेम साइड, जब सेम मेटल्स, सेम लिगेंड्स एक दूसरे के कितना एंगल पे प्रेजेंट रहते हैं बेटा? 90 डिग्री पे। वहीं पे ट्रांस कब रहता है? जब सेम लिगेंड्स कितने पे प्रेजेंट रहते हैं बेटा? 180 डिग्री पे। हमें NCERT की एक डायरेक्ट थ्योरी पता होनी चाहिए, ट्रांस आइसोमर्स कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सर OI क्यों नहीं शो करते? सर OI का कंसेप्ट होता है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए सर, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सर ट्रांस होगा ना
तो मैं बीच में से काटूंगा तो 2 सिमेट्री पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे सर? 2। तो ट्रांस वाले आइसोमर तो कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकते। तो सर क्या इधर 2 आंसर हो जाएगा? सिस ये भी है, सिस ये भी है। बेटा ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। CO इधर Cl है सर, इधर Cl है, ऊपर NH3 है बेटा, और नीचे भी मैं क्या रखता हूँ? NH3 है। ये इधर NH3 ग्रुप हो गया और इधर NH3 ग्रुप हो गया। ये आपका स्क्वायर प्लेन बन गया। और अगर आप ऐसे बीच में से स्ट्रक्चर को कट करोगे तो ऊपर NH3 नीचे NH3, सिमेट्री आ गई कि नहीं आ गई? तो ये वाला सिस नहीं केस होगा सर। ये बहुत पहले IIT के क्वेश्चन में भी आ चुका है सर, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ चुका है बेटा। ये नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे सिस। अगर EN की बात करते हैं सर, EN जो रहता है सर, EN मतलब बाइडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ EN हो गया, ये ऊपर साइड में EN हो गया। सही है। बाइडेंटेड लिगेंड्स हमेशा चिलेट रिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं बेटा। कौन से रिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं? चिलेट रिंग। यहाँ पे आ गया बेटा Cl और यहाँ पे आ गया Cl। ठीक है। आप कैसे भी कट करो, जाओ, आपको मैंने टाइम दिया, कैसे भी कट करो, यहाँ पे आप सिमेट्री ढूंढ पाओगे नहीं। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये हो गया आपका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ए। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्रामाइन निकल 2 एंड हेक्सासाइनोफेरेट 3? देखो दोनों को साथ में करना है। जब भी नाम दिया होता है, स्ट्रक्चर बनाना हो, तो पीछे से चालू करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं? पीछे। तो सर जो निकल, जिस मेटल के पीछे ऑक्सीडेशन नंबर लिखा होता है ना, वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंट्रल मेटल होता है। क्या होता है? सेंट्रल मेटल। तो अपना सेंट्रल मेटल तो निकल हो गया। सही है बेटा। जब भी नाम दिया, स्ट्रक्चर बनाना, पीछे से चालू करते हैं। टेट्रा अमाइन, अमाइन कौन सा लिगेंड होता है बेटा? NH3 लिगेंड होता है। टोटल अमाइन कितने बेटा? 4। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो अमाइन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इस पे चार्ज कितना है बेटा? 0। निकल मेटल है, उस पे +2 चार्ज है। 0 × 4 ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +2। यानी ये स्पीयर ऐसा नहीं दिखेगा सर, इस पे +2 चार्ज रहेगा। ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो अब नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करो। जब भी नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, पीछे से स्टार्ट करेंगे सर। तो सर फेरेट दिया है, फेरेट 8 आ गया ना नाम के पीछे, यानी नेचुरल सी बात है स्पीयर नेगेटिव होगा। सर आयुपैक में नॉमेनक्लेचर में हमने सीखा है ना, मेटल के नाम के पीछे 8 आता है यानी स्पीयर नेगेटिव रहता है। फेरेट मतलब Fe को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा सेंट्रल मेटल रहेगा। सर हेक्सासाइनो, साइनो मतलब Cn होता है, और इधर क्या आ जाएगा सर? 6। साइनो 6 क्यों है सर? क्योंकि हेक्सा बोला है। अब चार्ज ढूंढना है, तो आयरन पे कितना चार्ज दिया बेटा? प्लस का 3 दिया है। साइनाइड न्यूट्रल लिगेंड नहीं होता, -1 होता है, तो टोटल इधर कितना चार्ज हो जाएगा? -1 × 6। ओवरऑल चार्ज कितना आ गया बेटा? -3। अब -3 तो कितना चार्ज है? FeCN होल 6 -3। अब दोनों को साथ करना है। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, तो भैया कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा बेटा? NH3 होल 4। इधर नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 3। स्पीयर बंद करेंगे सर, नेक्स्ट स्पीयर पे आ जाएंगे CN6, और नीचे होल क्या आ जाएगा? ट्वाइस आ जाएगा। क्या आपको वो चीज़ दिख रही है? अरे भाई देखने में तो हम एक्सपर्ट है, दिख ही रही है सर। डी आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते भाई, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड? सर विनाइलिक हैलाइड मतलब अपना घर डायरेक्टली sp2 हो, अपना घर डायरेक्टली sp2। अपना कौन सा घर होता है? जिस घर से हेलोजन जुड़ा रहता है वो घर अपना होता है सर। तो अपना घर sp2 हो तो उसको कौन सा हैलाइड बोलते हैं सर? विनाइलिक हैलाइड है। अब देख लो कौन से अपने घर में डायरेक्टली sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है। सर आप डायरेक्ट देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालते हैं सर? सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं। क्या गिन लेते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है? अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो काउंट 1 ही रहेगा, अगर डबल रहेगा तब भी 1 रहेगा, ट्रिपल रहेगा तब भी 1 रहेगा। सबका मालिक एक। ये बात क्लियर है कि नहीं? चाहे कोई भी बॉन्ड हो 1 ही रहेगा। सर डबल बॉन्ड से यहाँ कितना काउंट आया? 1। ये बगल में 1 है सर, और यहाँ बगल में अगल में भी 1 है, तो 1 + 1 + 1, अगल बगल सब जगह 1, तो कितना आया? 3। अगर काउंट 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp2। तो विनाइलिक हैलाइड मतलब अपना घर जिससे हेलोजन जुड़ा है वो क्या होना चाहिए? sp2। ये बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट करते बेटा, आगे बढ़ते। द रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, NBS को एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बोलते हैं। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड थोड़ा सा ये आपके अच्छा वाला कंसेप्ट है, ये गुडसेट लेवल का कंसेप्ट है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है बेटा। सर इसकी खासियत क्या होती है? ये जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन को एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करके देता है। सर एलाइलिक पोजीशन क्या होता है? विनाइलिक तो देख लिया कि अपना घर डायरेक्टली sp2 होना चाहिए। एलाइलिक क्या होता है?
अपने घर के बगल वाला sp2 हो जाए ना सर, उसको हम क्या बोलते हैं सर, एलाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। यानी अपना घर sp3 हो और अगल या बगल में मेरे पास कोई sp2 का कार्बन दिख जाए, तो सर ये देखो ये एल्कीन बता रहा है, ये sp2 हुआ सर, ये भी sp2 हुआ। क्या आप सबकी नजरें जा रही हैं sp3 घरों पे, या तो ये रखो या तो ये नीचे वाला रखो बेटा, कोई भी रखो, दोनों कौन सी पोजीशन है, ये दोनों पोजीशंस कौन सी कहलाती है बेटा, एलाइलिक। अरे पोजीशन याद करो यार, वो वाली नहीं, ऑर्गेनिक वाली पोजीशन। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो भैया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? एलाइलिक कार्बन पे एल्कीन जुड़ गया। थोड़ा हंसी मजाक तो चलता रहता है, ठीक है कि नहीं, बट बोर्ड के टाइम थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहना है। ये बात क्लियर है कि नहीं? द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ये देखो आपको एल्काइल हैलाइड दे रखा है CH3O माइनस। सर CH3O माइनस दिया है ना आपने, तो CH3O माइनस को एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं बेटा। कौन सा आयन बोलते हैं बेटा, एल्कोक्साइड आयन। जब भी हम एल्कोक्साइड आयन यूज करते हैं ना बेटा, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। और दूसरा बहुत अच्छी बात क्या है सर, एल्कोक्साइड आयन को कौन से सॉल्वेंट में डाला गया है, CH3OH। देखो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यानी सॉल्वेंट आपका एल्कोहलिक है सर। कौन सा सॉल्वेंट है, एल्कोहलिक है। तो जब जब आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक मीडियम में प्रेजेंट रहता है ना सर, बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है सर। क्या देखने को मिलता है सर, बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड पे लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, एल्कीन ऑब्टेंड होता है। क्या ऑब्टेंड होता है, एल्कीन। ध्यान से देखते हैं सर, CH3 CH2 CH और यहाँ पे फ्लोरीन है, ये क्या हो जाएगा, CH3। सर अपना घर हेलोजन वाला, पकड़ के रखो। बीटा एलिमिनेशन का रूल क्या होता है सर, बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाता है और बीटा कार्बन से क्या जाता है बेटा, हाइड्रोजन जाता है। ये रूल हमें पता होना चाहिए। सर बीटा कौन सा कार्बन होता है सर, सर अल्फा के बगल वाले को ही तो क्या बोलते हैं, बीटा। 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, सही है। अब अंग्रेजों के अलग अलग तोतले होते हैं, उनके हिसाब से देखेंगे तो सर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, या दो बीटा है, एक बीटा 1 और एक ये बीटा है। तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी सर। एक बार बीटा 1 से हाइड्रोजन जाएगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, CH2, ये भी तो एल्कीन है। और एक बार बीटा से एलिमिनेशन होगा तो CH3 CH2 CH2 इधर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया, CH3। सर दोनों एल्कीन है सर। मेजर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमें सेटजेफ की याद आनी चाहिए बेटा। किसकी याद आनी चाहिए, सेटजेफ। सेटजेफ बोल के गया था कि अगर जो भी एल्कीन बनता है उससे सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं। सर इस केस में एल्कीन वाले कार्बनों से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, और यहाँ इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कितने दो कार्बन जुड़े, तो जितने ज़्यादा कार्बन वो मेजर प्रोडक्ट होगा सर। कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो मेजर। और ये कौन सा होगा बेटा, माइनर। हमेशा आंसर हमेशा कौन सा रिप्रेजेंट करना होता है, मेजर। तो बताओ मेजर वाला आंसर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन बी डायरेक्टली। देखो ऑप्शन बी के साथ सी भी दिख रहा है, ये है आंसर, बट ये कब पूछा जाता है, जब माइनर प्रोडक्ट होता। ये बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड्स में दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स पे, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स पे। जितना ज़्यादा कार्बन चेन होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट एक और चीज़ पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, और इन्वर्स वाली चीज़ क्या होती है, ब्रांचिंग पे। किस पे डिपेंड होता है सर, ब्रांचिंग पे। ब्रांचिंग यानी क्या समझते हो आप लोग? अगर मैं देखो 3 कार्बन को सीधे सीधे लिखता हूँ तो सही है सर। चौथा कार्बन, अगर मैं 4 कार्बन की चेन है, 4 सीधे सीधे लिखे तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है सर। इसी चीज़ को मैं दूसरे किस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 एक साथ और एक ऊपर से ब्रांच निकला है। तो जब ब्रांच बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने। पहले केस में 1 2 3, दूसरे केस में 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर। 3 से ज़्यादा, 3 से भले अच्छे कौन है सर, 4 या 1 2 3। देखो ये CH3 को ऐसे लिखा है, यानी यहाँ ब्रांचिंग छुपी है सर। आप इस फॉर्मूले को खोल के देखना, ब्रांचिंग छुपी है सर। यहाँ पे भी देखो CCl3 है सर, CH3 है, CH3 यहाँ तो ट्रिपल ब्रांचिंग है सर। तो ये दोनों का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत 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 कम होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, इसके पास, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है और सबसे कम ब्रांचिंग है। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग।
ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। दिस इज द रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बेटा। ब्रांचिंग मतलब क्या होता है, चार लोगों को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। सर यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर इसको मैं 1 मानता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट 1 विल बी लेसर देन बॉइलिंग पॉइंट 2। इसको अगर 2 मानता हूँ तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। डायरेक्ट रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। नेक्स्ट आ जाते बेटा, बोला आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। बेटा C6H5 है, यानी बेंजीन की बात कर रहा है, ये बेंजीन की याद दिलाना चाहिए आपको C6H5। उसके ऊपर जुड़ा है COOH, इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड बेटा। क्या बोला जाता है, बेंजोइक एसिड। सर बेंजोइक एसिड है और उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया है, LiAlH4। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का सबसे बड़ा बाप होता है, बादशाह आदमी है सर, बादशाह आदमी है। फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स का अगर जब भी हम रिडक्शन करते हैं, जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन होता है बेटा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और कौन से डिग्री का अल्कोहल बनता है बेटा, 1 डिग्री का अल्कोहल। सर बनाए तो कैसे बनाए, बोर्ड में आ जाए तो सर कैसे करेंगे, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर, आपको कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये ऐसा दिख रहा है सर, CO5OH। सर CO5OH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप सर। अब अगर आपको रिडक्शन करना है ना, पूरा पाई बॉन्ड उड़ा दो। क्या उड़ा रहे हैं बेटा, पाई बॉन्ड, पूरा पाई बॉन्ड उड़ा दो। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ उड़ाते हो तो कुछ जोड़ना भी तो पड़ता है। सर सबसे फ्री की चीज़ पूरे ऑर्गेनिक में अवेलेबल है हाइड्रोजन। सर सबसे फ्री की चीज़ पूरे ऑर्गेनिक में अवेलेबल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे आएंगे, CO5 वाले कार्बन को। CO5 कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोला जाता है बेटा। कौन सा कार्बन बोला जाता है, कार्बोनिल कार्बन। और उधर आके OH जुड़ जाएगा। सर पोजीशन में तो इसका भी एक अपना ही नाम रहता है, ये पोजीशन होती है बेंजाइल पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है, बेंजाइल। और जो ग्रुप जुड़ा है उसके पीछे वो नाम लग जाएगा, तो नाम क्या पड़ेगा बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या पड़ेगा, बेंजाइल अल्कोहल, या आप फिनाइल मीथेनॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फिनाइल मीथेनॉल। ये बात क्लियर है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। अरे ऑर्गेनिक में ये मत टेंशन लो, आयुपैक का कुछ और, कॉमन कुछ और, नाम में बड़ी दुविधा है। शेक्सपियर की बात याद रखना, नाम में कुछ रखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑन हीटिंग 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। सो सर पहले तो स्ट्रक्चर बनाने का, स्ट्रक्चर का रूल मैंने आपको बताया, इसमें वो मत लगाना, पीछे से नहीं बनाना, या आगे से ही देखते हैं आप। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, वो इनऑर्गेनिक था। तो 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है ना बेटा। तो हेक्सेन तो आपको पता है 6 मेंबर होगा, साइक्लिक है मतलब 6 मेंबर हो गया। सर OH ऑल का मतलब होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा सर, OH। 2,2 मतलब इसका नंबर पहला है, बगल वाले में 2 नंबर है, तो दोनों इधर क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, CH3। ये आपका स्ट्रक्चर बना 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑल का। अब देखो इसको जब भी मैं सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क H2SO4, हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। सर कॉन्क H2SO4 होता है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है सर, ये अल्कोहल में से पानी निकालता है। क्या निकालता है, पानी निकालता है सर। पानी ऐसे ही नहीं निकलेगा, सबसे पहले देखो ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा एक कंसेप्ट सीख लो जो आपको गुड सेट में डायरेक्टली काम आएगा। पानी आपने निकाल लिया, पानी निकालने का रूल डिहाइड्रेशन में भी वैसा ही होता है जैसे बीटा एलिमिनेशन का होता है। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हो, या हम लोगों ने बीटा एलिमिनेशन में हैलाइड जोड़ा था, और बीटा कार्बन से H जाता है सर, बीटा कार्बन से H जाता है सर। ये तो अल्फा कार्बन हो गया, इसके बगल में ये बीटा 1 हुआ सर। यहाँ तो हाइड्रोजन की जगह ही नहीं है, ये कार्बन ने तो 4 वैलेंसी बना ली है, तो यहाँ पे आप लाओगे तो आपका आंसर बहुत सुंदर सा दिख रहा होगा सर। यहाँ एल्कीन बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। हम बह जाएंगे जज्बातों में और B को टिक कर देंगे और यही हम गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं है। पहले मुझे अल्कोहल को रिमूव करता हूँ तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है बेटा। कौन सा चार्ज आता है, प्लस, जिसका नाम है कार्बोकैटायन। क्या है, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन जो होता है ना, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो स्टेबल करने के लिए वो रीअरेंज होता है। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, इधर का उधर होता है। सर अभी कार्बोकैटायन की डिग्री कितनी है सर, 2 डिग्री है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ लेके आओगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी सर, 3 डिग्री। बट ये गड्ढा है, 2 गड्ढे तो हो नहीं सकते, कार्बोकैटायन गड्ढा है, 2 गड्ढे तो हो नहीं सकते, तो एक गड्ढा भरना पड़ेगा। तो यहाँ जहाँ लाना है वहाँ से किसी को इधर लाना पड़ेगा।
तो सर रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ आ गया CH3 और यहाँ पे गड्ढा बन गया ये कार्बोकेटाइन का, और ये CH3 एक CH3 वैसा का वैसा रहा। बहुत परफेक्ट सर, कार्बोकेटाइन अब बहुत स्टेबल हो गया। अब आप बागल वाला कोई भी कार्बन ले लो सर, सेटजेफ की याद करें सर, बीटा और ये बीटा 1 है सर, यहाँ से हाइड्रोजन लगाओगे तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सेटजेफ ने बोला था वो एल्कीन बनता है जिस एल्कीन से जितने ज़्यादा कार्बन जुड़े वो मिलेगा भैया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? डी। ये बात क्लियर है कि नहीं? डन, आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है बेटा। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को क्या बोला जाता है? सैलिसाइलिक एसिड। फ्रॉम फिनॉल, तो ये फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है। देखो आपको है ना, इतना हाई टाइम हो गया, ये लिखते ही पता चल जाना चाहिए कॉलवेज रिएक्शन है। थोड़ा नाम के पीछे स्किमेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉलवेज रिएक्शन है। ये बात क्लियर है। रीमाटीमन भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें पता होना चाहिए सैलिसाइल एल्डिहाइड मिलता है सर। OH और कौन सा ग्रुप आके जुड़ जाता है? CHO ग्रुप आ जाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? और इसमें फिनॉल को ही ट्रीट करा जाता है बेटा। किसके साथ ट्रीट करा जाता है? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? बाकी डाउस प्रोसेस, डाउ जो रहता है ना, वो अल्कोहल का प्रिपरेशन है बेटा। अगर मेरे पास अराइल एलाइड होगा, बहुत हाई टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हाई को ले लो, 637 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे, सर मैं NaOH के साथ जब रिएक्शन करता हूँ ना, तो सब्स्टिट्यूशन मिलता है और मेरे को बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप दैट इज फिनॉल ऑब्टेन्ड हो जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलवे स्किमेट आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते भैया। फिर देखो यहाँ दिया है, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करो या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। दोनों के दोनों क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको मिल क्या रहा है? वो फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देते। तो सर आपको मिल रहा है CH3, CHC से CH जुड़ा है, और इधर ही कौन जुड़ा है बेटा? OH ग्रुप मिल रहा है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? CH3। सर ये तो एल्कोहल मिल रहा है, कितने डिग्री का एल्कोहल मिल रहा है बेटा? 2 डिग्री का। सर रिडक्शन करने से एल्कोहल मिले, ऐसी किस्मत किसके पास? तो ऐसी किस्मत होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास। कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन आ जाता है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, और कौन आ जाता है? कीटोन ग्रुप आ जाता है। ये बात बोलो हाँ ना? सही है। अब एल्डिहाइड में दिक्कत क्या होती है? जब भी आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो, देखो इन लोगों ने तो LiLH4 और NaBH4 लिया है, आपको एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस करोगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का जब आप रिडक्शन करोगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो कितने डिग्री का अल्कोहल मिलेगा बेटा? 2 डिग्री का अल्कोहल। हाँ, ये बात जरूर याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले थे उतने ही रहेंगे। और सर आप रिडक्शन एक बार दिखाई दो ना सर, दिखाई दो सर आप। तो CO5H है, आप एल्डिहाइड ले लो या तो कीटोन ले लो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो आप। रिडक्शन कैसे करना है? पूरा पाई बॉन्ड मत उड़ा देना बेटा, OH बनाना है ना, एक ही डंडी तोड़ो। डंडी तोड़ी, सबकी वैलेंसी एक एक कम हुई, O को H दो, C को H दो। अगर H है और R है तो आप अपना आंसर अपने आप ही जान गए होगे। अगर H रहता है तो बेटा आपको एल्कोहल मिलेगा, और अगर R रहता है तो भी एल्कोहल मिलेगा, बट कौन सी डिग्री का मिलेगा बेटा? 2 डिग्री का मिलेगा। तो अब मुझे पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड में कौन होगा? ऑन ग्रुप किसके लिए स्टैंड करता है? कीटोन के लिए। ब्यूटेनॉल, नंबर ऑफ कार्बन देख लो, ब्यूटेन ऑन है बेटा, 1 2 कितने? 3 है, 3 ही तो टोटल कार्बन है मेरे पास, कितने कार्बन का बन रहा है? 3। तो ब्यूट कैसे आएगा सर? नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं आता। ब्यूटेन आल मतलब एल्डिहाइड है सर, 2 डिग्री का मिलेगा ही नहीं। सर प्रोपेनॉन, सर ऑन आ गया ना, ऑन आ गया तो मेरे पास कीटोन ग्रुप हुआ सर। और प्रोप ये बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन कितने रहे? 3 थे, 3 बाद में भी रहे सर, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो यूजुअली क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में ना एल्डिहाइड जो भैया रहता है ना, वो अपने दुनिया भर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर लेते हैं, क्या बनाने के लिए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाने के लिए। और वो कौन से टेस्ट होते हैं? वो टेस्ट के नाम पे ही बोलते हैं, टॉलेंस, फेलिंग्स। तो कीटोन बुरा मान जाता है, तो ये जो रूठा है ना, उसको मनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोडियम हाइपोहेलाइट, NaOI। क्या यूज करते हैं बेटा? NaOI। दिस इज नोन एज सोडियम हाइपोहेलाइट। अब ये सोडियम हाइपोहेलाइट का टारगेट होता है ना, सिर्फ कीटोन ग्रुप हो रहता है, कीटोन का CO5R ग्रुप रहता है। ये एल्कीन पे नजर नहीं डालेगा भैया, ये वफादार है, आपकी तरह नहीं है भैया, ये एल्कीन पे नजर नहीं डालेगा,
ये सिर्फ कीटोन वाले ग्रुप पे नजर डालेगा। तो सर कीटोन वाला ग्रुप दिख रहा है CO पाई, यहाँ पे CH3 है और इस कार्बन से ये जुड़ा है, यानी ये कार्बोनिल कार्बन है। अब सोडियम हाइपोहैलाइड करता क्या है, उसको ऑक्सीडाइज करता है किस स्टेट में, कार्बोक्सिलिक में। एक्चुअली वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, बट माइनस को H+ देना कोई बुरी बात नहीं है। और ये पूरा एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है बेटा। कौन सा टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। सही है बेटा, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते। कौन सा टेस्ट है बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, ध्यान से एक बार देख लेते हैं। कोई भी कीटोन जिसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप रहता है बेटा, एक्टिव मिथाइल ग्रुप मतलब कार्बोनिल कार्बन से सीधे सीधे कौन जुड़ा होना चाहिए, CH3, उसको मैं सोडियम हाइपोहैलाइड में ट्रीट करता हूँ। हैलाइड मतलब कोई भी हेलोजन ले लो, यहाँ पे अपना हेलोजन आई है, तो क्या होता है, ये पूरा CO पाई का साथ छोड़ देता है। कौन साथ छोड़ता है, CH3। इसीलिए मैंने कंडीशन बोला कि कीटोन में वो एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, वो मिथाइल ग्रुप होगा तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो छोड़ देगा तो भाई CO पाई हो गया, O पे क्या आ गया बेटा, माइनस चार्ज आ गया। देखो आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया कि नहीं मिल गया, कीटोन भी खुश। एल्डिहाइड अपना फेलिंग और टॉलेंस के साथ कार्बोक्सिलेट बना रहा था, कीटोन ने भी कार्बोक्सिलेट बना दिया। बाई प्रोडक्ट में देखो उसने क्या निकाला बेटा, CHX3 निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा, CHX3। CHX3 को आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। ये अगर x की वैल्यू आई रहती है ना, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन रहता है उसको आयोडोफॉर्म बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, आयोडोफॉर्म। ये बात क्लियर है। अब ये हो गई हमारे क्वेश्चन की थ्योरी, इस पे नजर डालो। सर CO पाई, सर एल्कीन पे नजर ही नहीं है सर। सोडियम हाइपोहैलाइड एल्कीन को कुछ नहीं करेगा सर, वो तो कीटोन को देखेगा और वो कीटोन में कंडीशन होनी चाहिए उसके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप हो। सर ये CH3 पूरा छूट जाएगा। सर छूटा हुआ CH3 कहाँ है सर, देखो सर ये CH3 यहाँ पर है, ये तो पता नहीं क्या बना दिया इन लोगों ने, ये CH3 है। यहाँ देखो ये पूरा CH3 कार्बोनिल कार्बन से निकला, O पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। Na को जोड़ देते क्योंकि Na कौन से फॉर्म में टूटता है, Na+। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, B। याद रखना आयोडोफॉर्म टेस्ट वही देता है, एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं जिनके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, मिथाइल मतलब CH3 जुड़ा होना चाहिए। सर कौन से कीटोन देते हैं, सर कीटोन की फैमिली में एक ही बंदा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और वो कौन रहता है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कौन रहता है सर, एसिटाल्डिहाइड। इसको आप वही NaOH के साथ ट्रीट करोगे ना, तो बेटा आपको HCO पाई O- फॉर्मेट आयन मिलेगा बेटा। कौन सा आयन मिलेगा, फॉर्मेट आयन। सर ऐसा कैसे सर, एक कार्बन कहाँ उड़ गया, अरे अभी तो पता है आयोडोफॉर्म में CH3 निकल जाता है, निकलेगा तो क्या बनाएगा वो, पैरेलल में CHX3 बना देता है बेटा। CHX3 को आयोडोफॉर्म बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, आयोडोफॉर्म। तो इसीलिए कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि CH3 रहना ही रहना चाहिए। और किससे जुड़ा होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन से। सोडियम हाइपोहैलाइड एल्कीन का कुछ नहीं करता सर, एल्कीन को वैसे के वैसे ही रहने देता है, इसीलिए मैंने एल्कीन के बॉन्ड को डिस्टर्ब किया नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्साइलेशन देखो आप पहला ही आंसर पढ़ोगे तो कैनिजारो आ गया। क्या आ गया बेटा, कैनिजारो आ गया। भाई आंसर तो कैनिजारो ही है, पर आगे देख ही लेते हैं। डीकार्बोक्साइलेशन में क्या होता है बेटा, RCO पाई OH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। डीकार्बोक्साइलेशन दो तरीके से लगा सकते हैं, एक आपके फिलहाल 12th पे और एक आपके बचपन का पढ़ाई के ऊपर से। तो जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ, तो होता क्या है बेटा, पूरा CO2 ग्रुप निकल जाता है और R2R हो जाता है, यानी एल्केन बनता है, और क्या निकलता है, CO2। और ये जो रिएक्शन होती है ना, वो एनोड पे हो रही होती है। किस पे हो रही होती है, एनोड पे। इस इलेक्ट्रोलाइसिस को कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस को डीकार्बोक्साइलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप इज ओनली नोन एज डीकार्बोक्साइलेशन। ये तो 10th 11th वाली बात हो गई। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर दो। सर वो सोडा तो बहुत अच्छी तरह याद होगा बेटा, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं 3:1 के मिक्सचर में। सर तो यहाँ पे भी सेम ही मिलता है, RR बॉन्ड मिल जाता है, और कौन निकल जाता है, CO2। सर यहाँ RH मिलता है सर, सॉरी सर, RH मिलता है सर, यहाँ पे RH एल्केन मिल जाता है। यहाँ क्या मिल जाता है आपको, एल्केन मिल जाता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो जो भी एल्केन मिल रहा है उसमें ये CO2 वाला कार्बन तो है ही नहीं। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि रिएक्शन में एक कार्बन कम हो रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर, वो डीकार्बोक्सिलेशन देता है। मतलब ये आंसर तो हमारा कैनिजारो ही रिएक्शन है,
बट हम आगे के ऑप्शन देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम, सर ये भी डीकार्बोक्सिलेशन देता है। सर हाइड्रोकार्बन हैविंग वन लेस कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक इज ऑब्टेन्ड, सर वही तो दिख रहा है सर, कार्बोक्सिलिक के आर के पास 100 कार्बन होंगे, 100 प्लस 1 कितना हुआ 101, जो प्रोडक्ट बना उसमें तो कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है सर 100 ही है सर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, इसको नोट कर लो भाई। नेक्स्ट आ जाओ, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स को हम क्या यूज करते हैं सर, नाइट्रो कंपाउंड मतलब होता है जैसे बेंजीन के ऊपर NO2, डायरेक्ट NCRT की रिएक्शन है, इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं बेटा। H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, PD या तो PT या तो निकल के प्रेजेंस में, तब मेरे पास अमाइन मिलता है, कौन से डिग्री का अमाइन मिलता है बेटा, NH2 डिग्री का अमाइन मिलता है। देखो डायरेक्ट ऑर्गेनिक का सबसे खास बात है कि आप रीएजेंट के बेसिस पे रिएक्शन को प्रिडिक्ट करते हो, बाकी तो ऑर्गेनिक 100 डाउट्स क्रिएट करेगी, बट उसको सबसे अच्छी तरह से ट्रिगर करने का एक ही फंडा होता है, मैक्सिमम आप रीएजेंट्स पे ध्यान दो, रीएजेंट्स ही आपका गेम बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। वहीं पे अगर आप FeHCl के साथ रिएक्शन करते हो सेम ही चीज़ ऑब्टेंड होता है, स्टेनस HCl के साथ करते हो तो सेम ही चीज़ होता है। सर ZnHg ये तो सर क्लिमेंसन में काम आता है, रिड्यूसिंग एजेंट में NaBH4 और LiLH4 यहाँ काम नहीं होता। इन 3 रीएजेंट NCRT ओरिएंटेड FeHCl के थ्रू हम लोग नाइट्रो कंपाउंड से क्या बना सकते 1 डिग्री अमाइन। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा, आगे बढ़ते भाई। विच अमाइन गिव्स कार्बेल अमाइन टेस्ट। बेटा कार्बेल अमाइन टेस्ट जो रहता है वो प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्या हो बेटा एरोमेटिक हो, दोनों के लिए काम में आता है। अब टेस्ट होता कैसे बेटा, आप प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हो, CHCl3 प्लस NaOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं ना बेटा, तो एक बहुत ही फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है हमें, और वो फाउल स्मेलिंग होता है RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड ग्रुप। कौन सा बेटा, एल्काइल आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये बात क्लियर है, दिस इज अ वेरी फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, मान लो 3 बीकर दिए मैंने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसे पहचानोगे कि सर किसने फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस दिया? सर मैं उस 3 बीकर में बारी बारी क्लोरोफॉर्म और NaOH को डाल के गर्म करते जाता हूँ, जहाँ से फाउल स्मेल आया यानी समझ जाने का कि वो 1 डिग्री होगा। सर ये R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? तो हमें प्राइमरी अमाइन फाइंड करना है। सर यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री है सर, यहाँ 2 डिग्री है सर, यहाँ पे भी 2 डिग्री है सर, एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा ऑप्शन हो गया सर, A वाला हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इथेन अमाइन। सर इथेन अमाइन मतलब क्या होता है बेटा, CH3 CH2 और यहाँ क्या हो जाता है NH2। इथेन अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन है, उसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं बेटा। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 होता है बेटा। देखो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड आप एकदम सही पकड़े, डाईएजोनियम कहलाता है। एलिफेटिक डाईएजोनियम। अब अगर एरोमेटिक डाईएजोनियम बनता ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट एलिफेटिक डाईएजोनियम ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है सर। तो तुरंत ये टूट के ना सॉल्यूशन में से वाटर लेगा और तुरंत जिस कार्बन से N2 प्लस मिला है ना उधर OH चला जाएगा सर। तो आपका आंसर कैसा दिखेगा सर, CH3 CH2 और उसी कार्बन पे OH आएगा, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी सर, एक ही गैस बाहर निकलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं N2। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 2 कार्बन है तो C2H5OH और N2 गैस बाहर हो गई बेटा, डायरेक्ट आंसर हो गया। ये बात क्लियर है कि नहीं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट ग्रेप शुगर दूसरा नाम रहता है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए बेटा। किसके लिए नाम रहता है, ग्लूकोज के लिए। ग्रेप शुगर को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज बोलते हैं। डायरेक्ट ही है, ये डेफिनेशन बेस्ड है भैया। तुम्हारे घर का नाम क्या है, अब उसकी थ्योरी थोड़ी ना आप समझाओगे। सर ग्रेप शुगर को क्या बोलते हैं सर, ग्लूकोज बोलते हैं बेटा। आगे आ जाओ, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। सर बायोमॉलिक्यूल्स में फिशर प्रोजेक्शन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए सर। तो देखो हम लोग डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो CHO और लास्ट में C2H5OH लिखते हैं सर, लास्ट में C2H5OH लिखते हैं सर। ये सारे कायरल सेंटर कार्बन्स है सर। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक बना देता हूँ, एपीमर मतलब कहाँ पे उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है सर, C2H5 हो गया सर और ये OH हो गया, और ये क्या है बेटा, CHO ग्रुप है। देखो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, सेम इधर ही तोते की तरह लगते हैं का H OH H, यहाँ H, यहाँ क्या आ गया बेटा OH।
जो भी स्टोरी में चेंज आता है ना वो यहाँ से आता है। अगर मैं डी ग्लूकोज की बात करूंगा सर, डी ग्लूकोज, तो यहाँ OH रहता है C4 कार्बन पे, 1 2 3 4th वाले कार्बन पे, और यहाँ H रहता है। गैलेक्टोज में एकदम इनवर्स रहता है, यहाँ H रहेगा और यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, OH, और लास्ट वाला तो OH H, दोनों के लिए OH और H रहेगा, OH और H। तो आप बताओ इधर भी 1 2 3 4 5 6, ये बात क्लियर है। तो ये कहाँ पे एपीमर बन रहा है, कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है सर, C4 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, C4 एपीमर है। क्या है बेटा, C4 एपीमर। ये बात क्लियर है कि नहीं। फिशर प्रोजेक्शंस आपको बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए बेटा। अब आ जाओ, व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड, वाटर सॉल्युबल है, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन है। क्या है, क्रिस्टलाइन सर, आंसर आ गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सर। सॉल्ट लाइक बिहेवियर, क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, वो आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर देते हैं सर, तो सॉल्ट लाइक बिहेवियर हो गया सर। तो ये बी आंसर हो जाएगा सर। एमॉर्फस सॉलिड नहीं होते सर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सर। नेक्स्ट, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन और नियोप्रीन, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं सर, होमोपॉलीमर सर। होमोपॉलीमर मतलब क्या होते हैं, वो पॉलीमर्स जो एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से बने रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स में क्या रहता है, दो मोनोमर यूनिट रहती है। कितनी मोनोमर यूनिट प्रेजेंट रहती है, 2। सही है। तो बेटा टेफ्लॉन, ऑर्लॉन और नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल होता है, होमोपॉलीमर के। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सर नियोप्रीन। सर क्या हमें पॉलीमर्स में स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, सर पॉलीमर में स्ट्रक्चर ही पता होने चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे। सर ये सही है, सर सही कैसे बोल रहे हो सर, अब है तो है, जो जैसा दिखता है वैसा दिखता है, मैंने देख रखा है तो आप भी देखने की आदत डालो, आप भी बता दो कि सही है कि गलत है। ये नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर ये भी सही है सर, NH-CH2 6 NH-CO5 CH2 4 और CO, ये उसका रिपीटिंग यूनिट है। ये N बता रहा है कि ये आपका क्या है, पूरा मोनोमर यूनिट है, और N रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रिपीटिंग यूनिट है। सर आगे आ जाए ट्राइलिन में, OCH2, सर CH2 तो तक तो सही है, बट ये डायरेक्टली CO5 नहीं आता, इसके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है, ऑक्सीजन। सर तो ये गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। सो सर इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, डी। पॉलीएस्टेरीन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही दिखता है सर, ऐसा नहीं दिखता। ये MCQ में ऑप्शन ऐसा दिख रहा है सर, वैलेंसी 5 हो जाती है, 2 नहीं होती सर, एक ही वैलेंसी होती है, ठीक है। ये ऑप्शन की गलती है, इस पे मत आना भैया, आंसर एक ही है, सी ही है, वो थोड़ा प्लस माइनस तो चलता है। ये बात क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर जो होता है बेटा वो C2F4 रहता है। क्या रहता है, C2F4। सर डायरेक्टली दिख रहा है C2F4 हुआ सर। ये क्या है सर, ये किसका मोनोमर हुआ सर, नियोपेरीन का मोनोमर हुआ सर। ये किसका मोनोमर हुआ सर, एक्लेरोनाइट्राइलिन। सर एक्लेरोनाइट्राइलिन हो गया सर, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे विच ड्रग इज नॉन नार्कोटिक एंड एनाल्जेसिक। तो देखो मॉर्फिन जो बेटा, आपने मॉर्फिन के बारे में कभी सुना हो तो, मॉर्फिन जो होता है ना वो नार्कोटिक ड्रग्स में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, नार्कोटिक में। तो ये तो नहीं हुआ। एस्पिरिन और पैरासीटामोल को अभी थोड़ा साइड में रखते। पेनिसिलिन जो रहता है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स रहता है। कभी बचपन में चोट वोट लगी होगी तो सेफ्लॉन और ये सब लगाया जाता है, तो वो पेनिसिलिन होता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रहता है। और वेरोनॉल जो रहता है ना बेटा, वो स्लीपिंग एजेंट की तरह, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करता है। तो ऐसे ही आपको दिख गया एस्पिरिन और पैरासीटामोल, आपको सारे यूनिट्स के अंदर इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। ये कौन सी फैमिली में लाया करता है, नॉन नार्कोटिक और एनाल्जेसिक ड्रग में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। तो देखो यहीं पे हम लोगों ने हमारी थ्योरी कंप्लीट करी, क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करा। अब आपका काम क्या रहेगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर को फिर से इवैल्यूएट करिए, फिर से जानिए कि आपको कौन से पॉइंट पता है, कौन से नहीं पॉइंट पता है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन से, और ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिस सेट से। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ये एंड नहीं है बेटा, ये तो शुरुआत हो रही है। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी से उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये शुरुआत है, अब इस समय ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है। हैव अ गुड डे बेटा। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको आपके डाउट्स, कंसेप्ट, नए कंसेप्ट, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, उन सब की पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए दिवालीपुरा यूथ को सब्सक्राइब करिए।